हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने अकाउंटेंसी का आपका चैप्टर 1 जो पूरा का पूरा मैंने आपको बोला था थ्योरी बेस्ड चैप्टर है बेटा, हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमने उसके कुछ 2 से 3 टॉपिक कर लिए थे, अकाउंटिंग का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीजें, एडवांटेज वगैरह, मतलब फंक्शन वगैरह कर लिए थे। आज हम और 3 फर्दर टॉपिक्स करेंगे, जिसमें से 2 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत बार पेपर में आते हैं। लिमिटेशंस और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कैरेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज एक और कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल नोट्स बने हुए मिलेंगे आपको वीडियो में ही पूरे, जैसे पहले हमने एक्सप्लेन करके अच्छे से डिटेल में समझा था वैसे ही करेंगे बेटा आज भी। तो करते हैं फिर अब स्टार्ट। तो देखो बेटा, करते हैं फिर स्टार्ट। 3 टॉपिक ही कवर करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी आपको एक एंड में बताऊंगा कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बेटा वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदा है अकाउंटिंग करने का, क्यों करें हम अकाउंटिंग। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसकी कोई एडवांटेज होनी चाहिए, तो क्या फायदा है वो देखते हैं। पहला, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी को, एक बिजनेस को चला रहा है, उसको असिस्ट करता है, मतलब हेल्प करता है। क्योंकि जो बेटा मैनेजमेंट होता है उसे डिसीजन लेने होते हैं टाइमली टू टाइमली, तो वो डिसीजन किस बेसिस पे लेगा उसमें ये हेल्प करेगा आपका। क्या लिखा हुआ है देखो, द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, टेक डिसीजन एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो मैनेजमेंट है उन्हें प्लान्स बनाने आगे के कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, हम कितना पैसा और इन्वेस्ट करें बिजनेस में या ना करें, ग्रोथ करनी है तो हमारे पास पैसा है या नहीं है, उनको डिसीजन लेने हैं उससे रिलेटेड। अभी जब आप 12th में जाओगे या 11th की बीएसटी पढ़ोगे तो वहां आपको समझ आएगा कितने टाइप के डिसीजन लेने होते हैं। तो वो सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही लिए जाते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, कि हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, कितना पैसा नहीं है। सेकंड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ये तो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, परफॉर्मेंस है एक अकाउंटिंग पीरियड की, वो हमें कहां से पता चलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो इस चीज में भी इसकी एडवांटेज है। अगर हमें यही ही नहीं पता लग रहा कि 1 साल 2 साल मैंने काम किया, इतना पैसा इन्वेस्ट किया, अपने रिसोर्सेज लगाए, तो हमें क्या फायदा हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है, तो अगर हमें ये नहीं पता लग पा रहा तो एडवांटेज इसका तो फायदा ही नहीं ना। फिर मेरे को कोई बोलेगा कि अकाउंटिंग करने का फायदा ही क्या है। तो अकाउंटिंग हेल्प करती है कि हम अपना बिजनेस परफॉर्मेंस चेक कर पाए। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है बच्चों, देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो आपका लास्ट चैप्टर है, जब आपने फर्स्ट वीडियो देखी थी तो मैंने आपको क्या बताया था, जर्नल बनती है, जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और लास्ट में बनता है बैलेंस शीट। तो जो ये बैलेंस शीट और ट्रेडिंग P&L अकाउंट है बेटा, इनको, इन दोनों को मिला के बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तभी बन सकती है जब आपने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, जब आपने क्या करी है, अकाउंटिंग करी है प्रॉपर तरीके से, डेली बेसिस पे आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, लेजर्स बनाए हैं, तभी आप ट्रेडिंग P&L बनाओगे और उसी से आपका प्रॉफिट निकलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस फाइनल अकाउंट्स। बुक का आप इंडेक्स खोलोगे उसमें लिखा हुआ है ये, प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये साल के एंड में बनते हैं एक ही बार। इट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स ऑफ टेकिंग डिसीजन। जो भी यूजर्स है, मतलब जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, तो वो जो है उनको क्या चीज चाहिए होती है, एक बैलेंस शीट चाहिए होता है, एक P&L चाहिए होता है, और वो कहां से मिलेगा, जब हम अकाउंटिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्लेस मेमोरी। अगर ये अकाउंटिंग ना हो, अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा दे दिया, कितना स्टॉक पड़ा है, हम अपना और कितना सामान ला सकते हैं। तो मेमोरी को रिप्लेस करता है सिस्टमेटिक। देखो पहला ही वर्ड क्या आया, आ सिस्टमेटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। टाइम से भी रिकॉर्ड हो रहा है और सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रहे हो अगर आप। रिमूव द नेसेसिटी टू रिमेंबर ट्रांजेक्शन। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। आज मैं कहीं से कोई चीज लेके आऊं और वो पर्सन अपना अकाउंटिंग नहीं करता, ठीक है, कोई बिल नहीं बनाता, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करता, और वो चीज खराब हो जाए 3-4 महीने के अंदर, और वो मेरे को बोले ये तो आप मेरे से लेके नहीं गए, ये तो पुरानी है,
लेकिन वहीं दूसरा पर्सन है जिसने मेरे को प्रॉपर बिल दिया है, अकाउंटिंग कर रहा है, तो उसको मैं एज अ प्रूफ बिल दिखा पाऊंगा, तो जिससे कंफ्लिक्ट भी नहीं होगा, मेमोरी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, तो इससे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब कंपेयर करना, अगर मुझे अपने बिजनेस को कंपेयर करना है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर और इस फाइनेंशियल ईयर में क्या मेरी ग्रोथ हुई है या मेरा बिजनेस डाउन गया है, मेरी सेल इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, अगर मुझे ये पता करना है तो उसमें भी जब तक मेरे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं है दोनों साल की तो मैं नहीं कर सकता, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इनेबल्स अ बिजनेसमैन टू कंपेयर वन ईयर रिजल्ट विद दोज ऑफ द अदर ईयर्स। तो क्या कर रहा है, एक ईयर को बाकी ईयर से वो कंपेयर कर पा रहा है। एंड लोकेट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स लीडिंग टू चेंज। अगर कोई चेंज आया, अगर मेरी ग्रोथ हुई है तो वो ग्रोथ क्यों हुई है, क्या मेरे एक्सपेंसेस कम हुए हैं या मेरी सेल्स ज्यादा हुई है, तो वो कहां से पता चलेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। अगर मेरा बिजनेस डाउन चला गया, लो चला गया, वो भी कहां से पता चलेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। बेटा इसके एडवांटेज, इसके और भी पॉइंट्स हैं बुक में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 4 मंथ सफिशिएंट होते हैं। बाकी आप में 11th के अकॉर्डिंग आप अपने टीचर के, जो भी स्कूल में आपका टीचर बोलता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बेटा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटेशन। बहुत बार पेपर में पूछते हैं लिमिटेशंस कि अकाउंटिंग की क्या कमियां हैं, बहुत बार। और स्पेशली ये जो पॉइंट है आपका, ये तो अलग से भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय विंडो ड्रेसिंग। तो ध्यान से समझना, पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। देखो इसको अभी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, बिकॉज ये आगे के जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे वहां पे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। पहले क्या लिखा हुआ है देखो, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस मतलब बिल। अगर मैंने कोई सामान खरीदा, कोई सामान बेचा, उसका मैंने बिल बनाया होगा बिजनेस करते हुए, उस बिल के बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन को सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं। सजेस्ट सेल, परचेज और रिसिप्ट ऑफ कैश, पैसा आया गया, सेल करी, परचेज करी। आगे क्या लिखा, आगे की लाइन ध्यान से समझना, इसको और मैं बड़ा कर देता हूं। Yet some transactions are recorded on the estimate basis for ascertaining the profit and loss. Example, rate of depreciation, useful life. Depreciation एक वर्ड है, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है डेप्रिसिएशन वर्ड अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो क्या है ध्यान से समझना। आज मैंने एक कार खरीदी 12 लाख रुपए की, ठीक है, अब 2 साल मैंने उसे यूज किया, तो क्या उसकी मार्केट में वैल्यू 12 लाख ही रहेगी? नहीं, कम हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी, 8 लाख हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू मेरी डिक्रीज हो गई है, तो 8 लाख हो गया, ये जो 4 लाख वैल्यू मेरी कम हो गई है, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब फिक्स एसेट को यूज करने की वजह से जब मेरी एसेट कम हो गई, हो सकता है यूज करने की वजह से हुई हो सकता है टेक्नोलॉजी में अपग्रेड आ गया हो, तो वो वाली चीज अब यूज ही ना होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब क्या होता है, ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है बेटा, इसका एक रेट होता है कि 10% के हिसाब से वैल्यू कम होगी पर एनम, 15% के हिसाब से होगी। तो ये एक एस्टिमेटेड है कि भाई एक कार है, जैसे देखो इंडिया में अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, कैपिटल में रहते हो, तो वहां का रूल क्या है कि कार जो है वो 15 साल तक चलेगी, पेट्रोल वाला। अब भाई कोई पर्सन है जिसकी गाड़ी 1 साल के बाद चली ही नहीं है, पड़ी हुई है, खड़ी हुई है, लेकिन खरीदे हुए 15 साल हो गए उसे, तब भी आप कह रहे हो जी ये गाड़ी तो खराब हो गई है, इसकी वैल्यू हटा दो, तो ये गलत है ना। हो सकता है किसी की गाड़ी बहुत अच्छे से मेंटेन हो, तो ऐसे ही ये डेप्रिसिएशन के रेट है, ये हमने एस्टिमेट बेसिस पे ले रखे हैं। तो जो भी चीज एस्टिमेट बेसिस पे लेंगे उसका जरूरी थोड़ा है जो आंसर आ रहा हो वो सही हो। कंपनी कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है जी एक एसी जो है वो हर साल 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा, 20% उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब 5 साल बाद तो वो 0% हो गया। 100 से 0 आने में 20% कम हो रहा है, तो 5 साल में खत्म। लेकिन एसी तो हो सकता है किसी का 10 साल चल जाए, किसी का हो सकता है 2 साल में ही खराब हो जाए। तो ये जो एस्टिमेट बेस होता है ये कभी कभी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहां पे इसलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग कभी कभी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता बेटा। सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब एक और वर्ड आया विंडो ड्रेसिंग, इसको समझते हैं। मान लो आप एक घर देखने गए और उस घर को जो डीलर था उसने जो बाहर से जो उसकी वॉल्स थी उसको बहुत अच्छे से पेंट कर दिया, बिल्कुल चमका दिया, प्लास्टिक पेंट, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी बनाया हो। लेकिन जब आपने वो खरीद लिया अंदर से, बाद में आपको पता चला कि इसके ऊपर ये जो काम हो रहा है जो सब पीओपी का काम है, अंदर से सारी सीलन है, सारी दीमक लगी हुई है, उसको ऊपर से पेंट वेंट कर दिया गया और मेरे को बेच दिया। तो आपके साथ धोखा हो गया। एक तरह से विंडो अच्छी दिख गई आपको बाहर से,
लेकिन अंदर से खराब निकला। तो जब अकाउंट्स के रिकॉर्ड को छेड़छाड़ किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, ताकि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखे, प्रॉफिट ज्यादा दिखे, लॉस कम दिखे, उसको बोलते हैं बेटा विंडो ड्रेसिंग करना। ड्रेसिंग होता है ना, किसी के चोट लग जाती है तो पट्टी वगैरह होती है, उसे ड्रेसिंग कहते हैं। जब आपने विंडो को इस तरह से सजा दिया कि वो ऐसा लग रहा है कि भाई कितना अच्छा घर है, तो आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ऐसे शो किया कि ऐसा इन्वेस्टर्स को लगेगा कि कितनी अच्छी कंपनी है, इनके पास तो डेट ही नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो उसे कहते हैं बेटा विंडो ड्रेसिंग। पढ़ते हैं, देखो, द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स and present the financial statement in such way as to show better position than what is actually is। ये is है, एक्चुअल में क्या पोजीशन है वो नहीं दिख रही, लेकिन उसे प्रेजेंट इस तरीके से किया गया कि आपको लगे कि इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव मतलब जिनको हम पैसे में या नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग कभी भी क्वालिटी को नहीं देखता। पहले मान लो आप नॉर्मल टीचर से पढ़ रहे थे, नॉर्मल यूट्यूब से पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपने ज्वाइन कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया 90+ क्लासेस, एक एक चीज डिटेल में पढ़ रहे हो, एक एक क्वेश्चन कवर कर रहे हो, तो आपके मार्क्स आ गए ज्यादा। लेकिन घर वाले ये नहीं देख रहे कि 90+ क्लासेस में शिफ्ट होने की वजह से आए, वो देख रहे हैं मार्क्स अच्छे आए बस, ठीक है। तो ऐसे ही ये जब अकाउंटिंग में इसे हम अप्लाई करें, तो अकाउंटिंग में ये नहीं देखा जाता कि प्रॉफिट बढ़ने का क्या रीजन है, क्या मेरा स्टाफ अच्छा आ गया है या मेरे मैनेजर के डिसीजन अच्छे रहे, नहीं, वो मॉनेटरी पॉलिसी में जो चीज रिकॉर्ड हो सकती है उसी को देखते हैं। अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी ऑफ स्टाफ, स्टाफ की क्या क्वालिटी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे हैं आपके, आपको ऑलरेडी लोग जानते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, ऑर्डर्स पे ऑर्डर आ रहे हैं, उस वजह से हो रहा है। एंड पब्लिक रिलेशन क्या है आपके, आपकी इमेज खराब हो रखी है, आपकी कंपनी की इमेज अच्छी हो रखी है, क्या है, किस वजह से बिक रहा है माल आपका, वो वहां पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। ये क्या होता है, ध्यान से समझना, इसको पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। द बैलेंस शीट डज नॉट शो द अमाउंट ऑफ कैश विच द फर्म मे रियलाइज बाय द सेल ऑफ ऑल एसेट्स। दिस इज बिकॉज मेनी एसेट्स आर नॉट मेंट टू बी सोल्ड। ध्यान से समझना, एक कंपनी है, आपको मैं ऐसे एग्जांपल से ही समझाता हूं जैसे सारे समझाता हूं। कोई कंपनी है बेटा जिसकी एसेट्स ना ऐसे शो हो रही है आपको कि कैश 10 लाख, फर्नीचर 1 करोड़, बिल्डिंग 10 करोड़, डेटर्स 20 लाख। अब एक बात बताओ, ये जो फर्नीचर है या जो ये बिल्डिंग है, ये तो बेचने के लिए नहीं खरीदी ना, ये तो हमारी फिक्स एसेट है, बिजनेस में रहेगी। तो लेकिन अगर कल को कंपनी बंद हो जाए, कंपनी नुकसान में चली जाए, तो इनका पैसा बेच के भी मैं कंपनी की लायबिलिटीज को पे कर सकता हूं, क्योंकि कंपनी की एसेट है ये। तो वो क्या बोल रहा है कि कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिसको हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा होता, लेकिन उनकी वैल्यू तो है ना। और अकाउंटिंग में अगर आपकी कोई बैलेंस शीट देखेगा, वो बोलेगा जी आपके पास सिर्फ इतना ही कैश है, सिर्फ इतना ही डेटर्स है। वो ये नहीं देख रहा कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया है वो फर्नीचर में कर दिया है, बिल्डिंग में कर दिया है, हमने एक नई फैक्ट्री लगा ली है कि बाद में हमें जो हमारा रेंट जा रहा था वो ना जाए, हमने अपनी बिल्डिंग खरीद ली, अपनी फैक्ट्री लगा ली। तो ये इग्नोर किया जाता है, जिससे एक्चुअल में कितना पैसा रियलाइजेबल हो सकता है, आ सकता है कंपनी की एसेट से, वो पता नहीं लग पाता। आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर मेंट फॉर यूज एंड शोन एट अ कॉस्ट लेस डेप्रीशिएशन। एक और पॉइंट आ गया कि जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं ना बेटा, आगे आप पढ़ोगे, तो उसमें जो ये फर्नीचर होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, इन पे डेप्रीशिएशन लगता रहता है, मैंने आपको भी बताया। तो इनकी वैल्यू कम होती रहती है कि खरीदा 1 करोड़ का था, 20 लाख उस पर डेप्रीशिएशन लगा दिया आपने, तो मेरी वैल्यू और कम हो गई फर्नीचर की। बिल्डिंग पे आपने डेप्रीशिएशन लगा दिया, मशीन पे आपने डेप्रीशिएशन लगा दिया, तो जिससे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लग पाती। लास्ट पॉइंट लिमिटेशन का, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी हम एग्जांपल से ही समझेंगे, क्योंकि एग्जांपल से समझने वाली चीज कभी भी आप भूलोगे नहीं। देखो पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। व्हाट डू मीन बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट, पहले ये समझते हैं। आज मैंने एक कार खरीदी, बाहर रह देते हैं, एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, एक बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू है, ठीक है। 5 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई
5 करोड़ पे, लेकिन अकाउंटिंग बोलती है भाई साहब आप इसको 5 करोड़ में नहीं लिखोगे, आप हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही लिखोगे, 1 करोड़ में ही आप लिख के चलोगे। तो हिस्टोरिकल वैल्यू में आप लिख रहे हो द वैल्यू ऑफ एसेट्स चेंज टाइम टू टाइम अनलेस प्राइस लेवल चेंजेस आर कंसीडर्ड व्हाइल प्लानिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि किसी भी एसेट की जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, अगर आप अनलेस प्राइस लेवल को आप नहीं कर रहे, इंक्लूड नहीं कर रहे कि 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ लिखो, तभी आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल पता लगेगी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल नॉट शो द फाइनेंशियल रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट करी है। या तो आप साथ में लिखो कि इसकी मार्केट वैल्यू अब 5 करोड़ हो गई है और अब 5 करोड़ ही हम लिख के चलेंगे, क्योंकि मैं मार्केट में बेचूंगा तो मुझे 5 करोड़ मिलने वाले हैं। तो ये भी एक गलती है अकाउंटिंग में थोड़ी सी, कि आप प्राइस लेवल को नहीं देखते। हो गया टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फर्स्ट चैप्टर में से लिमिटेशन बहुत बार बेटा पूछता है। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक आज का। देखो हमने पहली वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे अकाउंटिंग के, ठीक है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी वाली चीजें हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन अकाउंटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं जो क्वालिटेटिव है, उसको आप नंबर्स में नहीं देख सकते लेकिन वो बहुत हेल्पफुल है। कैसे है? पहला रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब किसी पे विश्वास करना कि ये चीज रिलायबल है या नहीं है। तो क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। जो भी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग की मिल रही है वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मींस, अब आप कैसे जज करोगे कि इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी क्या है? इट इज वेरीफिएबल। एक तो वो वेरीफिएबल होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मैंने इतनी सेल करी है, तो भैया उसके बाद प्रूफ होने चाहिए, इतने बिल्स होने चाहिए। अगर उसने परचेस किया है तो परचेजिंग के बिल होने चाहिए। फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, कोई उसमें मटेरियल का मतलब है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, कोई बड़ा एरर नहीं होना चाहिए। ये नहीं है अमाउंट ही गलत लिखे हुए हैं, 1 लाख को 10 लाख लिखा हुआ है, आप लोगों की तरह सीए बन गए हैं। एंड बाइजनेस, बाइज का मतलब होता है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें अगर नहीं होगी तो वो क्या मानी जाएगी? रिलायबिलिटी मानी जाएगी कि हाँ ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड की गई है ये सही है। सेकंड, कंपेरेटिबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसको हम कंपेयर कर पाए। अगर हम कंपेयर ही नहीं कर पा रहे उस इंफॉर्मेशन को कि लास्ट ईयर आपने बिल्कुल अकाउंटिंग अलग तरीके से की है, इस बार आपने फिर मेथड चेंज कर दिए, अकाउंटिंग का तरीका अलग कर दिया, नेक्स्ट ईयर फिर आपने फिर चेंज कर दिया, फिर तो कंपेयर करना इजी नहीं है ना बेटा। तो क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, देखो। कंपेरेटिबिलिटी मीन्स that the user should be able to compare accounting information of an enterprise of the period either with that of other periods। मतलब या तो वो उसी पीरियड को कंपेयर कर रहा है मंथ्स वाइज, या किसी और पीरियड से कंपेयर कर रहा है। और इसमें 2 टर्म आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट, एक आएगी ध्यान से सुनना, नॉन एज इंट्राफर्म कंपैरिजन। क्या आया है? इंट्राफर्म। 2 है बेटा, एक है इंट्राफर्म, एक है इंटरफर्म। इंट्राफर्म होता है जब आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन कर रहे हो अपने से ही, किसी और से कंपैरिजन नहीं कर रहे। जैसे एक बच्चा जिसने अभी 10th का बोर्ड दिया, वो अपने हाफ ईयर के मार्क्स और बोर्ड के मार्क्स को कंपेयर कर रहा है, तो वो हो गया इंट्रा। लेकिन वही बच्चा अपने मार्क्स जो उसके बोर्ड के मार्क्स आए हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ कंपेयर कर रहा है, किसी दोस्त के मार्क्स से कंपेयर कर रहा है, तो वो हो गया इंटर। इंटर मतलब किसी और कंपनी से कंपैरिजन किया जा रहा है सेम, तो वो होता है इंटर। ठीक है, समझ गए? बहुत बार डिफरेंस आ रहा था, बट इस इंट्रा या एंटर या 1 मार्क्स में पूछ लेता है। नेक्स्ट, रेलिवेंस, कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो रेलिवेंट है। जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम विश्वास कर सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर्स। जितनी इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट है। इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ इट मीट्स द नीड ऑफ द यूजर इन डिसीजन मेकिंग। एक बैंक है, एक बैंक के पास आप लोन लेने जा रहे हो, तो वो बैंक क्या चेक करेगा कि आपकी एसेट्स कितनी है, मेन लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है, आपका प्रॉफिट में जा रहा है बिजनेस या लॉस में जा रहा है, ये चेक करेगा। अगर उसको इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो सेटिस्फाई रहेगा, तो उसके लिए वो रेलिवेंट है। ऐसे ही गवर्नमेंट को चेक करना है कि भाई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स लेंगे, नहीं हो रहा तो नहीं लेंगे। तो इतनी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए कि यूजर्स के लिए सही हो। लास्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये एक ही वर्ड है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप बना रहे हो
वो यूजर्स को समझ भी तो आनी चाहिए ना। आपने पैटर्न ही ऐसा फॉलो किया हुआ है, अपने लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है, या एक सिस्टमेटिक तरीके से उसे बना नहीं रखा, तो वो सामने वाले को समझ ही नहीं आएगी। जैसे कभी कभी टीचर को स्टूडेंट के आंसर समझ नहीं आते कि ये इंग्लिश लिखी है या उर्दू लिखी है, ठीक है, और आप कहते हो सर समझ आ रहा है ना, मुझे समझ आ रहा है, टीचर को भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह से बनी होनी चाहिए कि वो सामने वाले को समझ में आए। अगर समझ में नहीं आ रही तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड, उसे इस तरीके से प्रेजेंट करना है इन अ मैनर दैट यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। इसलिए अकाउंट्स में जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाए जाएंगे, लाइनें खींची जाएंगी ताकि वो क्लीन हो, समझ में आए। एक एक चीज कोमा लगाया जाएगा अमाउंट के बीच में, इसलिए ताकि अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े। तो ये हो गया हमारा बेटा आज का टॉपिक। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लिमिटेशन था ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने एडवांटेजेस पढ़ी, एक फंक्शंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ना काफी सेम है, सिमिलर है, तो इनमें से कम क्वेश्चन बनता है, लेकिन लिमिटेशन और क्वालिटेटिव से बहुत ज्यादा बनता है। उनको भी आपने पढ़ना है, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, लेकिन इनको तो आपने बिल्कुल डिटेल में याद करना है। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं फर्स्ट ही चैप्टर का, वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है इसका आता है पेपर में। और एक यूजर्स, जो बार बार वर्ड आ रहा है यूजर्स क्या होते हैं, कितने टाइम के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सॉरी, वो सब हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, जो भी आपको डाउट आ रहा है किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट का, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।